डॉक्टर साहब आप तो ये बताइए कि कैंसर को क्या जड़ से खत्म कर सकते हैं क्या, या ये जड़ से खत्म हो सकता है क्या यदि किसी आदमी को कैंसर हो गया है? देखिए हम्म, ये जो सवाल है कि जड़ से खत्म हो जाना, हाँ, मतलब जड़ से खत्म एक आम आदमी का सवाल होता है। और वो जड़ इसलिए है कि सबका एक भ्रांतियां कि कैंसर जैसे होता है ना कि जड़ें चली हुई है, तो वो जड़ से खत्म होना उस वो है कि जड़ से सारी उसकी जड़ें या उसकी जो निकली हुई है वो है। हाँ, मेरा तो आम आदमी का सवाल ही है। तो उसके बाद अनियंत्रित होती है और वो फिर कैंसर का रूप ले लेती है, जिसको आम भाषा में अपन गांठ बन गई, कभी कभी नासूर भी बोलते हैं, यानी कि जो नहीं ठीक होने वाली चीज है, ये सब। कैंसर होने से पहले ऐसा कोई टेस्ट है जिससे ये पता चल जाए, या किस उम्र के बाद कोई आदमी ऐसी जांच कराए जिससे उसको पता चल जाए? 2-3 जगह हैं जहाँ पे पहले कीमो या रेडियोथेरेपी दे के बात करते हैं, जहाँ पे फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, और लगता है स्टेज फर्स्ट सेकंड है तो ठीक होने के चांस ज़्यादा है, तो सर्जरी बहुत बड़ी हो जाएगी, पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करे या सोशली एक्सेप्ट नहीं करे, एटलीस्ट पेशेंट। और तरल अंग ब्लड है तो उसको निकाल नहीं सकते, ये सोचें पूरी बॉडी का, तो उसमें कीमोथेरेपी मेन ट्रीटमेंट होता है। इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। हम्म। पहले तो वो जांच से घबराता है कि जांच में मेरा कहीं फैल गया तो, अब मैं सर्जरी करवाऊंगा तो और ज्यादा गड़बड़, नहीं तो मेरा पड़ा है एक जगह कैंसर हुआ है, वो आगे नहीं फैलेगा, जैसे ही मैं सर्जरी करवाऊंगा तो मेरे पूरी बॉडी में फैल जाएगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मैंने ऐसी महिलाएं देखी गांव के बिल्कुल इलिटरेट, जिसने सीधा डॉक्टर साहब मुझे कैंसर है क्या, अच्छा, फालतू में बच्चे परेशान है, इलाज है ना इसका। मैं कहा हाँ मैडम माता जी इलाज है, तो कर दो ना, फिर क्या है, फालतू में बच्चे परेशान हो रहे हैं यार, सीधे कोई बात नहीं, इलाज है ना तो कोई बात नहीं, कर दो। एक डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि कोरोना जैसी महामारी के लिए भी वैक्सीन आ गई थी और पोलियो के लिए भी वैक्सीन आई, ऐसी जो महामारियां थी सबके लिए वैक्सीन आई, तो कैंसर भी एक तरह की महामारी है, ये मैं मानता हूँ। हम्म। तो क्या इसमें ये संभव नहीं है कि कोई वैक्सीन आ जाए, या कोई आई हुई है क्या? देखिए ये आप बात बहुत अच्छी बात उठाई। बहुत से कैंसर है जो वायरस जनित हैं, यानी कि वायरस अपनी बॉडी में रहते हैं, उसके कुछ वेरिएंट वायरस ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म पे लंबे टाइम तक रहते हैं, तो वो कैंसर में कन्वर्ट कर जो जो कारण है कैंसर के पॉजिटिव फैक्टर है। जी, सबसे ज़्यादा मैं जब भी बात आते हैं किसी भी अंग बात करें तो स्मोकिंग, टोबैको या तंबाकू, तंबाकू उत्पाद कोई भी किसी भी रूप में। जी। दूसरा ऊपर अल्कोहल हो जाए, शराब, तो फिर सोने पे सुहागा जैसे यानी कि 4 गुना 4 16 होते हैं, 4 + 4 नहीं होता, ये मल्टीपल फैक्टर हो जाता है। टॉक विद बीएमआर के हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है कैंसर सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नागल। नागल साहब ने एमबीबीएस और एमएस सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से की। कैंसर सर्जरी की स्पेशल ट्रेनिंग एम्स नई दिल्ली से की। इन्होंने बीकानेर के आचार्य तुलसी कैंसर रीजनल सेंटर पीबीएम में पहले कैंसर सर्जन के रूप में सेवाएं दी। अभी नागल कैंसर हॉस्पिटल बीकानेर के डायरेक्टर हैं। आज हम कैंसर से संबंधित इनसे सारे वो सवाल करेंगे जो आज के दौर में जानना बेहद ज़रूरी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा शो टॉक विद बीएमआर। डॉक्टर साहब, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, कैंसर के सर्जन हैं आप। हमारा जो शो है टॉक विद बीएमआर, उसका ये शो है हेल्थ एंड वेलनेस। हम जानेंगे कि कैंसर क्या है, कैसे होता है, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरा डॉक्टर साहब पहला सवाल ये है कि आप बहुत सरल भाषा में बताइए कि कैंसर क्या है। बिल्कुल, सबसे सरल भाषा में इसको कैंसर को समझें तो अपने शरीर की या अपना शरीर है वो हर चीज़ की टूट-फूट रिपेयर करता है, या अपने जो भी नुकसान होता है, कोशिकाओं का, सेल का और वो इतना कंट्रोल यानी कि नियंत्रित काम है। जैसे एक सिंपल सी भाषा में समझें, चोट लगती है, अपना घाव हो गया, जी, लेकिन उस घाव भरता है, तो वो उतना ही भरता है, वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता। ये पूरा कंट्रोल प्रोग्राम है, यानी कि सेल्स वहाँ पे आएगी, डिवाइड होगी, 1 से 2 होगी, फिर जैसे ही भरेगा वापस कंट्रोल।
यानी कि जो सेल्स डिवीजन होता है या कोशिका चक्र है, जिसे 1 से 2, 2 से 4 वो जब चक्र अनकंट्रोल अनियंत्रित हो जाए, तो वो सेल्स बढ़ना शुरू करती है, वो अनियंत्रित, और वो फिर अलग-अलग अंग में कहीं पे गांठ का रूप लेती है, कहीं घाव का लेती है, और फिर उन्हीं की कोशिकाएं अपनी जगह से निकल के खून की नसों के साथ कहीं चली जाए दूसरे अंगों में, तो वो फैलती भी है। तो कैंसर का मतलब अनियंत्रित जो कोशिकाएं। ग्रोथ है कोशिकाओं की, जी। जो कि कंट्रोल नहीं होती, उसको बोलते हैं। और कौन देखा जाए तो हम सब सोचेंगे कैंसर हुआ जब ही, ये कोशिकाएं हमेशा अपने शरीर में बनती भी रहती है, लेकिन बॉडी के अंदर इसको बचाने का तंत्र भी होता है, रक्षा तंत्र में, जो इनको डिस्ट्रॉय भी करता रहता है। तो सारा कैंसर बनने में और उसमें दोनों तरह के होते हैं। जब कंट्रोल हटता है तो वो अनकंट्रोल हो जाती है, तो उसके बाद अनियंत्रित होती है और वो फिर कैंसर का रूप ले लेती है, जिसको आम भाषा में अपन गांठ बन गई, कभी कभी नासूर भी बोलते हैं, यानी कि जो नहीं ठीक होने वाली चीज है, ये सब। ये कोशिकाएं हैं जो अनियंत्रित ग्रोथ हो जाती है। तो क्या जैसे ही अनियंत्रित ग्रोथ होती है तो पता चल जाता है आदमी को? नहीं, जनरली अपन बात करें तो सेल्स बहुत छोटी होती हैं। एक मोटे मोटे तौर पे यदि देखें तो कोई चीज़ पता लगने के लायक, या कोई साइज का, या किसी का क्या साइज हो, तो 1 सेंटीमीटर एक ऐसा साइज होता है जिससे मानते हैं कि अपन आइडियल है, उससे छोटे कई बार पता भी नहीं लगे गांठ है। जी। तो जनरली उस साइज तक पहुंचने में, एक सीए ब्रेस्ट में मानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में 6 से 7 साल तक लग जाते हैं अच्छा। उस साइज, ताकि उतने नंबर ऑफ सेल्स हों, अरबों खरबों, तब जाके वो साइज बनता है, क्योंकि इतनी छोटी सेल्स होती हैं। तो ये प्रोसेस कई बार बहुत पहले से शुरू हुई होती है, सामने लेट आती है, या जब हमें पता लगता है। कैंसर होने से पहले ऐसा कोई टेस्ट है जिससे ये पता चल जाए, या किस उम्र के बाद कोई आदमी ऐसी जांच कराए जिससे उसको पता चल जाए? देखिए, कैंसर, हर कैंसर के जो लक्षण हैं, वो जिस अंग का कैंसर है उसके हिसाब से है। जैसे मुंह के कैंसर, जो कॉमनली स्मोकिंग, अल्कोहल जो मेन कारण रहते हैं उनके, जी। उसमें मुंह गले के कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर जो बोलते हैं, वो सबसे कॉमन कैंसर वही है। तो उसमें घाव हो गया जो नहीं भर रहा लंबे टाइम से, कहीं चमड़ी सफ़ेद हो रही है, अंदर से चमड़ी बिल्कुल लाल हो रही है, वेलवेटी, तो ये प्री कैंसरस कंसीव, मतलब ये प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं, जो बाद में जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। अपन, ये वो स्टेज है जब अपन थोड़ा सा कोशिश करके उनको पहले पकड़ के उसको कुछ करें, तो अपन उस कैंसर की तरफ जाने से पहले रोक सकते हैं। जी। पर अलग से ऐसे कोई टेस्ट नहीं होंगे कि अपन सोचें कि एक सिंगल टेस्ट कराएं जिससे पता लग जाए कि कहाँ का कैंसर है। ये इस तरह से कैंसर, क्योंकि हर अंग का अलग है, और हर अंग में भी कई बार इतने तरह के कैंसर हैं कि सब में अलग-अलग उनके प्रेजेंटेशन होते हैं, वो मरीज को अलग-अलग तरीके से लक्षण के साथ आता है, और उनके अलग फिर टेस्ट होते हैं। पर सबसे पहले जो पकड़ें कैसे, या जैसे उस चीज़ टेस्ट को जनरली हम स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब स्क्रीनिंग एक साधारण आम जनता के बीच में जाएँ और एक ऐसा टेस्ट हो जिसमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आदमी, उनके बीच करें और उसमें से देखें कि अपन कितने कर पाएँ, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो उन स्क्रीनिंग टेस्ट में जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दिया है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी, जो बहुत कॉमनली आजकल सुनने में आएगी, मैमोग्राफी, एक्स-रे मैमोग्राफी है, उसमें वो गाँठ बनने से पहले, उसमें जो चेंजेज़ आते हैं, वो डाउट क्रिएट कर देते हैं कि ये वाले जो चेंज है या वो जो बदलाव दिख रहे हैं, ये नॉर्मल के नहीं हैं। जी। तो जनरली 40 के बाद, 40 साल की बाद की औरतों को ये एडवाइस किया जाता है कि एक मैमोग्राफी कराएं, वो नेगेटिव है तो फिर 3 साल बाद, वो है तो फिर 5 साल बाद करके देखें एज के हिसाब से, यानी कि नेगेटिव है। कहीं डाउट होता है तो उनको पहले भी वापस रिपीट करके देख सकते हैं, और उनका पहले चेक। और दूसरा, एक महिलाओं में मोस्ट कॉमन कैंसर में से है बच्चेदानी के मुंह का, या सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत सुनने में आता है। जी। उसमें अपन पेप स्मीयर, बहुत सिंपल टेस्ट है, कहीं भी गायने के जो 40 प्लस लेडीज हैं तो जाते हैं तो पेप स्मीयर ले लिया, स्क्रैप लेना, ओपीडी प्रोसीजर रूटीन चेकअप के साथ ही ले लेते हैं, और वो चेक, उसमें भी डाउट जो होता है कि हाँ ऐसी सेल्स दिख रही हैं जो कैंसर की तरफ जा सकती हैं, तो अपन उसकी बायोप्सी या उसको बनने से पहले भी
उसको रोक सकते हैं। रोक सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। भाई इनमें बहुत ज़्यादा चांस है तो उनका अपन कैसे ट्रीटमेंट करें कि होने से पहले रोक दें। और मेल्स में या आदमी में बात करें, मुँह का कैंसर है, तो वो सबसे ज़्यादा तो जाके जिसके भी मुँह जैसे खुलना कम हो जाता है, जिसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस के तो उसको गुटका आइडिया जर करना पड़ता है। उसको जाके उनको ज़रा-सा भी डाउट है जी, कि मेरे मुँह में ऐसा कोई घाव है, छाला नहीं भर रहा, महीना भर हो गया, 1.5 महीना नहीं भर रहा, तो जाके दिखाना है डॉक्टर को, राय लेनी है, अपने आप नहीं। या गर्दन में कोई ऐसी गाँठ हो रही है जो दर्द नहीं हो रहा, तो जाके दिखाना है। आवाज़ तेज़ हो रही है क्योंकि स्मोकिंग में वोकल कॉर्ड के होते हैं, आवाज़ में फ़र्क आता है सबसे पहले, तो जाके चेक करवाना है। वो कैज़ुअली अपन नहीं दिखाते हैं वो। तो हर अंग में अलग-अलग है और स्क्रीनिंग जो करते हैं ब्रेस्ट के जिनमें सबसे अच्छा है और दूसरा सर्वाइकल कैंसर जिनमें बहुत अच्छा पहले पता लग जाता है, अपन उसका आगे हिसाब से है। और तीसरा मेल मेल में जो प्रोस्टेट कैंसर होता है एज के साथ, जी। तो वो भी कहते हैं कि एज के हिसाब से एक सिंपल डिजिटल एग्जामिनेशन इस एज के बाद करवाना चाहिए। या प्रोस्टेट गदूद एज के साथ बढ़ता है तो अपन बीच में टेस्ट करा के देख लें कि कोई उसमें हो कि नहीं रहा है, ये क्योंकि ये एवरेज बहुत एज क्या है? जनरली 60 के आसपास की बात करें तो उसके बाद जिसको भी जरा सा भी सिम्टम गदूद के लगे तो एक चेकअप, एक बेसिकली जब भी यूरोलॉजिस्ट को या चेक कराएंगे तो वो नेचुरली वो ऐड कर लेते हैं वो टेस्ट। जी, डाउट भी होता है तो देखने में सोनोग्राफी में कैसे दिख रहा है तो वो, पर जनरल मास लेवल पे स्क्रीनिंग नहीं करते। और दूसरा एक हमेशा किया जाता है कि पॉपुलेशन बेस पर्टिकुलर कोई इलाके में यदि कैंसर अपने को पता है कि वहाँ एक पर्टिकुलर कैंसर ज़्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से देशों में है, उस पर्टिकुलर इलाके में एक टेस्ट जो है, या जैसे कहीं स्टोमक कैंसर ज़्यादा है तो एंडोस्कोपी उनकी एक पर्टिकुलर एज में बताते हैं भाई करवानी है, जी। जो भी है। और ऐसे कुछ-कुछ टेस्ट हैं जो यदि उस इलाके में ज़्यादा है तो अपने को उस इलाके के फोकस करके करते हैं। पर ऐसा अलग से कोई टेस्ट नहीं है, एक जैसे कोई होल बॉडी चेकअप की तरह साल से। भर में एक बार गया हाँ, हाँ, होल और बॉडी चेकअप की तरह हाँ, से करा लिया और अपन ने कैंसर सॉर्ट आउट कर लिया या पकड़ लिया, नहीं, ऐसा कोई टेस्ट तो नहीं। मोटा-मोटी सावधानी रखने वाली बात है। हाँ, जो-जो कारण हैं कैंसर के, पॉजिटिव फैक्टर है। जी, सबसे ज़्यादा में जब भी बात आते हैं किसी भी अंग बात करें तो स्मोकिंग, टोबैको या तंबाकू, तंबाकू उत्पाद कोई भी, किसी भी रूप में। जी। दूसरा ऊपर अल्कोहल हो जाए, शराब, तो फिर सोने पे सुहागा जैसे यानी कि 4 गुना 4 16 होते हैं, 4 + 4 नहीं होता, ये मल्टीपल फैक्टर हो जाता है। तो ये दोनों मिलने के बाद सबसे ज़्यादा कैंसर कारणों में ये है। अब नए जैसे-जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर है, अब बहुत सी जगह पॉल्यूशन एक कारण के रूप में आ रहा है और अच्छा, कैंसर पॉल्यूशन के कारण भी होता है? तो अल्टीमेटली तो पॉल्यूशन जब जा रहा है तो बॉडी में वो किस-किस रूप में जा रहा है ये भी नहीं पता। जिस हिसाब अच्छा, से हाँ, किस-किस रूप इतने कार्बन पार्टिकल सब नॉर्मल सेल्स फंक्शन तो हैम्पर करते ही हैं। एक अब ओबेसिटी एक फैक्टर के रूप में दिखता है। जब कारण ढूँढते हैं तो उसमें एक-एक दिखता है, हाँ, तो ओबेसिटी में भी धीरे-धीरे करके बॉडी में चेंजेज़ हो, वो भी एक फैक्टर है। वायरल इन्फेक्शन भी मानते हैं। वायरल में सबसे ज़्यादा जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर का है, बच्चेदानी के मुँह का। तो जो पैप स्मीयर में सेल्स में चेंज अपन पहले कर सकते हैं, वो एक उसमें बहुत बढ़िया ढंग से टेस्ट है कि अपन पहले भी उसका पॉजिटिव है वो वायरस, जो कारण वाले वायरस भी आजकल टेस्ट में पता कर लेते हैं कि वो यदि चेंज है तो अपन सावचेत हो जाएं कि इनमें कभी हो सकता है, तो अपन टाइमली कराएं। और दूसरा हेपेटाइटिस बी और सी वायरस, जिसकी अब वैक्सीन अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ले ली, ये अल्टीमेटली उससे भी बचाती है। अच्छा। हाँ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन वो तो बचाएगा और उनमें बाद में बी और सी के साथ कैंसर होने के चांस, लिवर कैंसर चांस है, तो वो भी वहाँ जाके अपने को यहाँ से बचाएगी तो लेटर ऑन वो भी उसमें भी प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, एक जाँच की बात आई कि मेरा सवाल तो ये था हुँ, कि कौन-सी जाँच कराएँ? हुँ, पर यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि हम लोग जब जनरली दिखाने जाते हैं, हुँ, फिज़िशियन को दिखाया, हुँ, उनको डाउट हुआ कि यार ये कैंसर के कुछ सिम्पटम्स आ हुँ, रहे हैं, तो वो बायोप्सी लिखते हैं या कुछ और कैंसर से हुँ, रिलेटेड कोई जाँच लिखते हैं। तो आदमी पता नहीं घबरा जाता है, वो जाँच कराता नहीं, उसके एक मन में एक एक जो चलता है, मिथक कह हुँ, सकते हैं या आप इसको कन्फर्म करो कि ये हुँ, वास्तव में क्या है? हुँ, कि हम जाँच कराएँगे तो उसमें कहीं हमारा वो छिड़ जाएगा, पहले एक जगह पड़ा है, फिर वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो मैं कम टाइम में चला जाऊँगा। ऐसी एक
एक रूमर चलती है, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या है देखिए, वास्तव ये में? ये बात बिल्कुल सही है, ये बहुत बड़ी रूमर है और ये इतना डर मैंने लोगों के मन में मैंने जब पुराने आते हैं, पेशेंट है जिनको साल 2 साल से है, फैल गया, बुरी कंडीशन है, तो मैं पूछता हूँ कि आपने इलाज क्यों नहीं करवाया? मैं हर किसी से ये जानने की कोशिश कि क्या फैक्टर हो सकते हैं कि इन्होंने क्या कारण हो कि करा क्यों नहीं रहा ये? जी, जब जाँच कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जाँच है साल भर पहले की, पहले से पता है लेकिन नहीं करा रहे। बहुत सौ ने कहा बायोप्सी क्यों नहीं कराई? ये बात सही है और ये जो है ये एक मिथ्या है कि बायोप्सी से या जाँच लेने से टुकड़े की या सुई की जाँच जिसको एफएनएसी बोलते हैं, इससे कोई फैल जाएगा बीमारी। बीमारी खुद या अपन बात करें तो कैंसर है, तो कैंसर खुद अपने आप में फैलने वाला है, यानी कि अग्रेसिव होता है, डिजीज़ कैंसर अग्रेसिव होता है तो वो अपने आप बॉडी में फैलता है। वो किसी का बायोप्सी से नहीं फैलता, ना कोई एफएनएसी से फैलता। ये तो सिर्फ़ उसको कन्फर्म करने के लिए है कि भई इसमें ये जो है वो कौन से टाइप का कैंसर है। वो भी सेल्स आती हैं, वो चेक करके पैथोलॉजिस्ट हमारे वो बताते हैं कि भई इसमें कैंसर की सेल्स हैं कि नहीं है। जी, इसको एक आम भाषा में समझें तो पूरी हांडी में जब चावल पक रहे हैं, पूरे चावल तो नहीं देखे जाते, एक चावल पकड़ के देख लिया हाँ, पूरी हांडी में पका कि नहीं। तो वैसे ये टेस्ट है कि अपन ने एक सेल्स ली या अपन ने एक छोटा-सा एक पीस लिया और उससे कन्फर्म किया कि इसमें कैंसर है कि है नहीं कि है? नहीं है। कई बार कुछ गांठें ऐसे ट्यूबरकुलर भी होता है, तो अपन इंडिया में बहुत से उस वे में भी छोड़ जाते हैं कि नहीं यार कहीं कैंसर तो नहीं है। जी, तो बहुत सी सिमिलर चीज़ें या सिमिलर बीमारियाँ दिख सकती है जाँचों में, जो कई बार हाँ, कैंसर में मोटा-मोटा काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि ये कैंसर की तरफ, लेकिन वो कन्फर्म करने के बाद ही उसका आगे का ट्रीटमेंट और ये पूरी तरह से मिथ्या है कि उससे फैल जाएगा, अच्छा, तो कोई भी चाक डॉक्टर यदि सजेस्ट करता है तो उसको हुँ, जाँच करानी चाहिए। करानी चाहिए करानी चाहिए। वो उस डर से मैंने इतने लोगों को देखा है, मैं बता नहीं सकता, जो सिर्फ़ इस डर से करा नहीं रहे और वो अल्टीमेटली पहली स्टेज वाली बीमारी 4th स्टेज में आ जाती है। फिर किसी के पास करने को या उस लेवल पे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट या पूरी तरह से ठीक होने वाली बात करने इलाज करने की स्थिति में ही नहीं होते हम। यहाँ पर मेरे पास 2 सवाल हो गए। ये स्टेज वाला सवाल मैं बाद में करूँगा। हुँ, उससे पहले एक मेरा सवाल ये है कि आदमी जाँच कराने से घबराता है और जब उसको कह दिया जाता है कि जाँच तेरी हो गई, इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। हुँ, पहले तो वो जाँच से घबराता है कि जाँच में मेरा कहीं फैल गया तो। अब मैं सर्जरी करवाऊँगा तो और ज़्यादा गड़बड़। नहीं तो मेरा पड़ा है, एक जगह कैंसर हुआ है, वो हुँ, आगे नहीं फैलेगा। जैसे ही मैं सर्जरी करवाऊँगा, तो मेरे पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ऐसा जनरली सोचता है और ये जनरली सोच ऐसी है हर व्यक्ति हुँ। की। तो वास्तविकता क्या है? देखिए सर्जरी से जैसे बीमारी जाँच करने से नहीं फैलती, ऑपरेशन से बीमारी नहीं फैलती। ऑपरेशन से बीमारी हम निकालते हैं और कैंसर सर्जरी के बहुत कॉन्सेप्चुअल मतलब बहुत सिस्टमैटिक सर्जरी है कि हर अंग की सर्जरी में एक अलग तरीके से जिससे कि मैक्सिमम रिज़ल्ट आए। जी, ये बहुत सिस्टमिक सर्जरी होती है कि बहुत तरीके से उसका कहाँ तक बीमारी है तो कहाँ तक जाके निकालना है। ये भी है कि बीमारी भले यहाँ हो लेकिन वहाँ हो सकता है हम 2 फुट दूर जाके निकालें। ये भी एक चीज़ है। ये उससे सर्जरी से बीमारी नहीं फैलती। ये पूर्णतः से है लेकिन लोगों के डर में मन में डर है। ये हम देखते हैं और उस वजह से हमने इतने पेशेंट जो फर्स्ट स्टेज वाले जिनके रब रिज़ल्ट 90% कुछ एक में तो 99% 98% रिज़ल्ट है, वो चीज़ निकल के स्टेज 4 में है। और वहाँ थोड़ा-सा लगता है कि जो हमारी इसको इल्लिटरेसी कहें या उससे भी ज़्यादा कहें कभी-कभी जो आम धारणाएँ और उसकी जो पूर्ण ज्ञान नहीं ना होना, होना। अधूरा ज्ञान ज़्यादा होना, किसी आम आदमी से सुना उसकी बात मान रहे हैं। जी, चलते हुए आदमी ने किसी ने कह दिया वो बात मान रहे हैं। वो सबसे बड़ा कारण बन जाता है और वो अच्छे भले ठीक होने वाला आदमी उस स्टेज में आ जाता है। हाँ, ये सवाल एक बहुत बार मरीज़ हमसे करते हैं कि ऑपरेशन कराया तो फ़ैल गई तो। तो मैं जनरली उनको एक समझाने ये सिर्फ़ उस सोच का है कि हम सोच क्या उल्टी सोच रहे हैं। मुझे उनको ये समझाता हूँ मैं उस वे में कि एक आदमी को हार्ट अटैक होता है, तो क्या उसका स्टेंट लगाने से हार्ट अटैक बढ़ जाता है? या बाईपास कराने से उसका हार्ट और फ़ेल हो जाएगा? इलाज करने से बीमारी या कोई भी है बढ़ती नहीं है,
उनको ठीक करने के लिए किया जा रहा है। वो इतना मिसकंसेप्शन, हाँ, फिर बहुत से लोग उसको बात को समझ भी जाते हैं, हाँ, कि ये अपन उल्टे तरीके से सोचने से छोड़ रहे हैं, जबकि इलाज की बात हो रही है, जिससे ठीक हो सकते हैं। तो जी, ये बताना पड़ता है कि शुगर होती है तो शुगर का एक दवाई देने से शुगर बढ़ती थोड़े ना है। तो इलाज करने से कोई बीमारी थोड़ी ना बढ़ती, इलाज करने से उसको कंट्रोल करने के लिए। अब ये एक आम धारणाएँ हैं और बहुत जो कहते हैं ना, जड़ें या ग्रास रूट लेवल पे लोगों के बीच में है, और उसके लिए तो अपने सोशल वर्कर, हालाँकि आजकल एनजीओज़ भी खूब हैं, और मीडिया पर भी बहुत से इन्फॉर्मेशन की साइट्स हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से अवेलेबल भी है। जी। नहीं डॉक्टर साहब, ये क्या है, एक आम धारणा ये बनी हुई है कि एक अमुक जगह कैंसर है। हुँ, जैसे ही उसको उसकी सर्जरी हुई, तो उसके कुछ कण हैं वो आगे फैल जाएँगे। ऐसी हुँ, धारणाएँ बनी हाँ, हुई है। बिल्कुल, जिसको आम बातों में उसकी जड़ फैल जाएगी। हाँ, वो जड़ नहीं होती, वो डिजीज़ खुद या कैंसर सेल्स हैं। जी, वो फैलने की कैपेसिटी, कैंसर का मतलब ही एक होता है, जैसे सेल ग्रोथ हुई, साथ में उसका एक कैरेक्टर होता है कि वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह फैले। ये कैंसर, उससे पहले को कार्सिनोमा इन सिट्टू बोलते हैं, यानी कि स्टेज 1 नहीं, स्टेज 0 भी, यानी कि वो सब अंदर-अंदर उसके फैलने की कैपेसिटी नहीं डेवलप हुई है। जी, तो कैंसर का मतलब ही एक लेमैन में लें तो उसके फैलने की कैपेसिटी डेवलप होगी, वो अपनी जगह छोड़ के निकल सकता है। होता ये है कि जितनी कम स्टेज है, यानी कि फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज में वो छोटा है, तो उसके फैलने के अपनी जगह छोड़ के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो इतनी ग्रोथ उसकी नहीं हुई, स्पीड से ग्रोथ नहीं है। तो जैसे ही स्पीड से ग्रोथ हुई, वो सेल्स ब्लड सेल्स के साथ निकल के जिस अंग में जाके जमा होगी, वहाँ पे वो अपनी ग्रो करनी शुरू कर देगी। जी, तो ये है, लेकिन जितनी जल्दी स्टेज में हो उतना बढ़िया रहता है इलाज। जी। एक डॉक्टर साहब, हम सुनते हैं कि फलाँ व्यक्ति को कैंसर हो गया और 4th स्टेज है। हुँ, अब तो 4th स्टेज है, इसका बचना तो अब संभव नहीं हुँ। है। तो मैं स्टेज के बारे में जानना चाहूँगा कि ये क्या है स्टेज? जन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाँ, फोर्थ है कि नहीं है? अभी जैसे आपने भी 2-3 बार ये स्टेज वर्ड काम में लिया। देखिए, कैंसर में जनरली हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज ये काम में लेते हैं। वो बीमारी की या कैंसर सेल्स कहाँ-कहाँ हैं, कैंसर के जो कौन-कौन से अंग को इन्वॉल्व कर लिया, कहाँ तक वो अपनी जगह से आगे गया। जनरली जो फर्स्ट स्टेज है, कहीं भी बात करें, तो जी, वो साइज़ से भी कई जगह साइज़ से होता है, कई जगह कहाँ है, लेकिन आस-पास के अंग में, एरिया में तो नहीं गया, वो है। फर्स्ट स्टेज का मतलब लोकलाइज़, इसको ऐसे समझें, मतलब स्थानीय, वो वहीं है आस-पास। जी, एक मोटा-मोटा एक लेमैन से तो वहीं-वहीं है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज थोड़ा साइज़ बड़ा है, फर्स्ट से थोड़ा-सा साइज़ बड़ा है, लेकिन अभी भी वहीं-वहीं है। थर्ड लोको रीजनल, मतलब आस-पास के एरिया की तरफ हो गया। जैसे मुँह के अंदर कहीं घाव है, तो वो यहाँ लिम्फ नोड में आ गया। आस-पास की पेट में भी कहीं आंत में है, तो आस-पास की लिम्फ नोड में भी आ गया, जो जाँच सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं, उनमें दिखता है। तो लोको रीजनल यानी कि आस-पास। फोर्थ स्टेज यानी कि डिस्टेंट, अपनी जगह से छोड़ के पूरी बॉडी में कोई और अंग में, जो उसकी मेन साइड नहीं, उसके अलावा चला गया हो, तो उसको फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज में कई अंग में फोर्थ स्टेज एक बोलने में है, लेकिन जैसे मुँह के कैंसर में फोर्थ में भी ए, बी, सी है। बच्चेदानी कैंसर में 4 में भी ए, बी, सी है। अच्छा, हाँ, वो इसलिए होता है, फोर्थ का मतलब बहुत बढ़ गया, लेकिन फोर्थ यहाँ मुँह के अंदर बढ़ गया का मतलब हड्डी गल गई, किसी के चमड़ी के अंदर छेद हो गया, घाव बन जाते हैं, जी, लेकिन कहीं फैला नहीं है, तो वो फोर्थ है। फोर्थ ए का मतलब ऑपरेशन हो सकता है उसका, अभी भी अपन 30-40% रिज़ल्ट ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक लेमैन में आके मेरे से जब पूछता है, मैं हालाँकि उनको उन्हीं के हिसाब से समझाने की कोशिश साहब स्टेज कौन-सी है? मैं ये कहता हूँ, देखो ज़्यादा स्टेज का मत बोलो, मैं गाँव के आदमी को देखो फोर्थ सुन के वो भाग जाएगा। तो मैं ये बोलता हूँ, वो आप 4th मुझसे का ये कहते पूछो हाँ, इसमें रिज़ल्ट क्या है? तो फिर हाँ साहब रिज़ल्ट क्या है? अब मैं कहता हूँ इसमें बस अपने पास 35-40% रिज़ल्ट है। तो उनको फिर समझ आया, घाव हो गया लेकिन फिर भी 35 आ रहे हैं। अब यही मैं इसको फोर्थ ए बोलते ही है। वो वो एक लिटरेसी रेट आम आदमी की, ये सोच समझ क्या है उसके हिसाब से भी थोड़ा बताने से फ़ायदा मिलता है। नहीं तो एक फोर्थ बोलते ही हमारे पास जो है, साहब उन्होंने तो फोर्थ बता दिया, ये तो क्या इलाज होगा? 3 जगह जा गए, फोर्थ बताया। तो मैं फिर समझाना, ये फोर्थ ए, बी, सी क्या है? उस हिसाब से भी देखना पड़ता है। एक आम आदमी की बात सही है
कि फोर्थ में भी है, तो कहाँ रिजल्ट है, क्या है। अब इस सारी चीज में पार्ट आता है काउंसलिंग, बैठ के उनके साथ पूरा उनकी समस्याएं क्या है, उनके मन के डर क्या है, वो समझो, वो पूरा एक्सप्लेन करो, जी ताकि कहीं भी हो सकता है मेरे से ना इलाज हो, लेकिन कहीं जाके वो एक्सेप्ट करे। हो सकता है उसका फाइनेंस नहीं है, वो गवर्नमेंट में कराए, कहीं भी जाए, लेकिन वो इलाज ले एग्जैक्ट, जिससे कि रिजल्ट मिले। तो मैं मान सकता हूँ कि फोर्थ स्टेज में भी बचने की संभावना है। हाँ, अब ये आपने एक फोर्थ है। देखिए, एक मोटे मोटे ट्रीटमेंट की बात करें, जब भी कैंसर के ट्रीटमेंट की बात आती है कि क्या ट्रीटमेंट, एक आम आदमी की बात करें, ऑपरेशन यानी कि सर्जरी, जी दूसरा आता है कीमोथेरेपी, तीसरा आता है रेडिएशन या कभी कभी सेक लगना बोलते हैं उसको आम भाषा में, जिसको रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं, पर आम भाषा में सिकाई करना या सेक लगना। जी शरीर में दो तरह के, अपने शरीर दो तरह के बने, एक सख्त अंग या सॉलिड ऑर्गन, दूसरा है लिक्विड या तरल। तरल अंग है ब्लड, खून। जी तो सॉलिड ऑर्गन में तो मेन ट्रीटमेंट ही या मुख्य ट्रीटमेंट सर्जरी है, ऑपरेशन। कुछ एक जगह ऐसे हैं जहाँ पे हमारे फंक्शन, बॉडी पार्ट के फंक्शन ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि वो बच जाए तो बढ़िया है। जैसे वॉइस बॉक्स, यहाँ यदि ट्यूमर हो तो ऑपरेशन करके निकालो, परमानेंट आदमी की आवाज़ चली जाएगी। या लैट्रिन का रास्ता बिल्कुल बाहर खुलता है, एनल कैनाल जहाँ पे, वहाँ का कोई है तो पूरा पेट पे खोलना पड़ता है, तो एक थोड़ा सा वो मरीज के लिए रास्ता थोड़ा अलग हाँ करना अलग है, पड़ता वो बंद है, लेकिन मरीज के लिए होते हैं बहुत से इलाज हैं। वहाँ एक ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं कुछ कि बिना सर्जरी के, या फर्स्ट टाइम हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ट्राई करें, उसमें ठीक हो जाता है, वेरी गुड। यदि उससे नहीं कंट्रोल होता तो फिर सर्जरी करते हैं। तो ये दो तीन जगह हैं जहाँ पे पहले कीमो या रेडियोथेरेपी दे के बात करते हैं, जहाँ पे फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है है। जी और लगता है स्टेज फर्स्ट सेकंड है तो ठीक होने के चांस ज़्यादा है, तो सर्जरी बहुत बड़ी हो जाएगी, पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करे या सोशली एक्सेप्ट नहीं करे, एटलीस्ट पेशेंट। और तरल अंग ब्लड है तो उसको निकाल नहीं सकते, ये सोचें पूरी बॉडी का, तो उसमें कीमोथेरेपी मेन ट्रीटमेंट होता है। और बाकी जगह जहाँ जैसे स्टेज के हिसाब से मेन ट्रीटमेंट ऑपरेशन हो गया, जैसे कॉमनली बात करें अपना ब्रेस्ट कैंसर कॉमन, स्तन कैंसर कॉमन, तो स्टेज क्या है, अब अपन ये देखते हैं कि ये स्टेज है, उसमें फैलने के चांस है, पूरी रिपोर्ट होती है हिस्टोपैथ, उसमें ये देखा जाता है कि फैलने के चांस क्या है, इसके वापस आने के चांस क्या है, जी उस हिसाब से जो स्टेज सेकंड है, थर्ड है, इसका मतलब चांस थोड़े ज़्यादा है, तो अपन उसमें कीमोथेरेपी लगाते हैं। कीमोथेरेपी इसलिए दी जाती है, वो ब्लड में जाएगी, ग्लूकोज में इंजेक्शन है लगेंगे, पूरी बॉडी में जाती है, तो जो सेल्स नहीं दिखने वाली है, कोई जांच में नहीं आई है, कहीं पड़ी है, उसको खत्म कर दे और अपना रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव कर दे। और सेक जो लगते हैं या रेडिएशन लगता है जहां से ट्यूमर हटाया है, जी उसके आसपास सपोज साइज बड़ा है उसका, ट्यूमर काफी बड़ा है, उसमें कुछ जो रिपोर्ट आती है उसमें चीजें देखते हैं कि ये है, तो आसपास निकल तो पूरा गया, नहीं दिखने वाली सेल्स कहीं आसपास हो, तो रेडिएशन उस जगह लोकल एरिया को कंट्रोल करने के लिए उसके आसपास लगाया जाता है कि यहाँ पे दोबारा ना बने या दोबारा बनने के चांस कम से कम कर दिए जाए। तो मेन ट्रीटमेंट उनका एडजुवेंट यानी कि सर्जरी के बाद ट्रीटमेंट रहता है कि इसको कैसे रहें। तो उसको वो सेक किया जाता है। शेक, हाँ, वो सर्जरी के बाद जी अपन चाहते हैं कि बीमारी तो आने के चांस कम हो, हम वो लोग स्टेज क्या है। हम लोग तो सामान्यतः यही मानते हैं कि कीमोथेरेपी फर्स्ट एंड लास्ट इलाज है, नहीं नहीं या नहीं फिर नहीं। रेडियोथेरेपी लास्ट एंड फर्स्ट इलाज है। सर्जरी की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वो एक सारा मिसकॉन्सेप्ट जो है लोगों के बीच में भी है, सुनी सुनाई होती है। देखिए, मैंने बहुत से लोगों को ऑप्शन ही नहीं लेते, साहब मर जाऊंगा लेकिन सेक नहीं लगवाऊंगा चाहे कुछ ही हो जाए। हाँ, ऐसा ऐसा बहुत होता है। वो होता ये है कि जो अपन आसपास देखते हैं समाज में, जाता है गांव में, उनका सीधा सवाल होता है, साहब अब गांव में एक मरीज देखा, वो बिल्कुल वो तो सेक लगाए और वो डेथ हो गई। अब होता क्या है कि ट्रीटमेंट जो होता है, कैंसर ट्रीटमेंट को मैं इसको आगे थोड़ा समझा रहा हूँ। कैंसर ट्रीटमेंट को हम दो भागों में, एक क्यूरेटिव यानी कि हमारा इंटेंशन, अपना हमारा पूरा ध्यान मरीज को ठीक कैसे हो सकता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये क्यूरेटिव इंटेंशन है। इंटेंशन मतलब हमारा पूरा तरीका उसको पूरी तरह से ठीक करना है। एक होता है पैलिएटिव, पैलिएटिव मतलब ऐसा इलाज किया जाए जिससे कि मरीज को तकलीफ कम से कम हो, जो लाइफ है वो बिना तकलीफ की जिए और आराम से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो।
वो जनरली 4th स्टेज होती है उसमें करते हैं। तो सारा ट्रीटमेंट में कभी-कभी क्या होता है 4th स्टेज वालों को भी थोड़ा-सा रेडिएशन इसलिए भी देगा थोड़ा ट्यूमर छोटा हो जाए या दर्द ज़्यादा होता है, दर्द में आराम आ जाए। कीमो कुछ इसलिए भी दी जाती है कि थोड़ा छोटा हो जाए तो दर्द में आराम आ जाए, घाव बढ़े, तो उसकी लाइफ बढ़े और तकलीफ कम हो। लेकिन वो एक यही चीज़ होती है, एक आम आदमी ये समझ ही नहीं पाता उसको लास्ट स्टेज का था या फर्स्ट स्टेज का था। जी। तो सारी चीज़ों में जब पेशेंट के साथ बैठ के ये सारा काउंसलिंग एक हमारे ट्रीटमेंट का या कंसल्टेशन पार्ट है कि मरीज़ को सारा जब डायग्नोस हो बैठ के मरीज़ रिलेटिव सबकी जो शंकाएँ हैं उसका निवारण करके फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये सारी बातें हैं समाज में हैं, बहुत है। लेकिन मोटे-मोटे तौर पे सारा ये चलता है। डॉक्टर साहब, अभी हम बात करते हैं 4th स्टेज की। तो क्या 4th स्टेज में चांसेस रहते हैं? आजकल तो खूब सारी नई तकनीक भी आ गई, तो उसमें बचने की संभावना रहती है? देखिए 4th स्टेज में भी बहुत से ट्यूमर जिनकी हम कहते हैं बायोलॉजी पता लग गई जैसे-जैसे एडवांसमेंट हुआ कि ये ट्यूमर है, ये कैंसर है। जैसे आंत का कैंसर है, आंत का कैंसर कॉमनली लीवर में जाता है और कई बार सिर्फ लीवर में होता है। फैला हुआ है पूरी बॉडी में नहीं, लीवर में है। जी। तो अब ऐसा हो गया कि हम उस ट्यूमर को भी ऑपरेट करें, साथ में उस लीवर के हिस्से को निकाल दें और बाद में कीमोथेरेपी दें, तो हम 40% तक रिज़ल्ट ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, 40%। एक तो सोच के 4th स्टेज है छोड़ दो, नहीं, उसमें 40% तक ले सकते हैं। हड्डी का या सॉफ्ट टिश्यू मांस का ट्यूमर है, वो फेफड़े में है और कहीं नहीं है, तो फेफड़े में से भी गाँठ निकाल दें, तब भी हम 40% तक रिज़ल्ट ले सकते हैं, 30-40%। तो अब धीरे-धीरे ऐसा देखा जाता है कि कौन से अंग में है, पूरे बॉडी में से सिर्फ़ एक ही अंग में है और उस अंग में से अपन ऑपरेट करके निकाल सकते हैं क्या? जिससे कि मरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब वो हो गया हम उस में जाने लग गए कि उसको सर्जरी करके हटा दो, तो हम फिर रिज़ल्ट ले जाए इवन 4th स्टेज होते हुए भी हम 30-40% रिज़ल्ट की तरफ जाने लग गए। जी। ये इस एडवांसमेंट और बहुत सी एडवांसमेंट में अब नई-नई टारगेटेड थेरेपी नाम है बायोलॉजिकल थेरेपी है, जो जीन कौन से जीन के चेंज हुए हैं, उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन भी है, जो पर्टिकुलर उसी जो चेंज है उसी के अगेंस्ट काम करती है। तो उसमें भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलने की उम्मीदें शुरू हो गई हैं। जो आगे देखा जा रहा है कि नए-नए तरीके जो आ रहे हैं, नई-नई थेरेपी के तरीके आ रहे हैं। एक डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि कोरोना जैसी महामारी के लिए भी वैक्सीन आ गई हुँ। थी और पोलियो के लिए भी वैक्सीन आई। ऐसी जो महामारियाँ थी सबके लिए वैक्सीन आई, तो कैंसर भी एक तरह की महामारी है, ये मैं मानता हूँ। हुँ। तो क्या इसमें ये संभव नहीं है कि कोई वैक्सीन आ जाए या कोई आई हुई है क्या? देखिए, ये आप बात बहुत अच्छी बात उठाई। बहुत से कैंसर है जो वायरस जनित हैं, यानी कि वायरस अपनी बॉडी में रहते हैं। उसमें कुछ वेरिएंट वायरस ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म पे लंबे टाइम तक रहते हैं, तो वो कैंसर में कन्वर्ट कर तो उन वायरस जनित रोगों के खिलाफ कुछ एक वैक्सीन आई है, जो बहुत अच्छी है। अच्छा, है वैक्सीन अभी? हाँ, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अब बच्चों में लगा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली वायरस लिवर डैमेज करता है, लिवर डैमेज लिवर में कैंसर होता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन जिसने काम किया है, अभी है, लोगों को बहुत कम पता है, धीरे-धीरे उसमें आ रहा है, वो है बच्चेदानी के मुँह का कैंसर, जो महिलाओं में होता है। जी। वो मेनली वायरस की वजह से ही होता है, 3-4 तरह के वायरस होते हैं, उनके खिलाफ वैक्सीन 2 मार्केट में है अवेलेबल अभी। और अब तो पहले 3 डोज़ थी, अब तो 2 डोज़ ही है। यदि 9 से 11 साल की बच्चियों में लग जाए, तो उसका लगभग 75-80% प्रोटेक्शन है, कि उसको लाइफ़ टाइम प्रोटेक्शन है कि उसको बच्चेदानी का मुँह का कैंसर नहीं हो, 80% तक चांस है। अच्छा। हाँ, और 30-35 साल तक भी लेडीज़ में लगे, तो भी 30-40% प्रोटेक्शन है उसका। वही वैक्सीन। हाँ, वही वैक्सीन। पर यदि कम उम्र में मतलब 9 से 11 की एज में लग जाए, तो उसका 80% तक प्रोटेक्शन है। तो मैं बहुत सी महिलाओं या जो भी ये सुने प्रोग्राम, तो आस-पास कहीं भी गायनेकोलॉजिस्ट जो रात-दिन सब फैमिली डॉक्टर या फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, जी। तो उनसे ये ज़रूर पूछें, घर में बच्चियाँ हैं छोटी, कि क्या हम लगाएँ? ये अवेलेबल है ईज़िली और सब जगह मिल जाती है। 2 डोज़
ही 80% प्रोटेक्शन दे देगी। अच्छा। हुँ। और ऐसी सेल्स वैक्सीन भी कई काम चल रहे हैं। हो हो सकता है आने वाले टाइम में अलग-अलग थेरेपी, अलग-अलग और चीज़ें हमारे सामने आए, जीन थेरेपी, इन पे भी धीरे-धीरे काम चल रहे हैं। वो आएँगी आने वाले टाइम। अच्छा, एक और देखा जाता है कि दिखाने गया पेशेंट और उसका डायग्नोस हुआ और जनरल सर्जन से भी वो ऑपरेशन करा लेता है। हुँ। तो क्या वहाँ पर सक्सेस रेशियो क्या है? होगा कि नहीं होगा? कराना चाहिए या नहीं? देखिए 2 चीज़ें हैं, कहीं भी अपन जाते हैं तो हमेशा ये 2 चीज़ होती है, एक क्वालिफ़िकेशन जी, और एक होता है एक्सपीरियंस, उसका अनुभव। अनुभव को हम कहीं भी किसी भी विषय में माने तो हमेशा ज़्यादा माना जाता है कि अनुभव को तरजीह दी जाती है कि उसका अनुभव क्या है। बात जनरल सर्जन से कराने या नहीं कराने की नहीं है, बात ये है कि जो कैंसर सर्जरी है, वो प्योरली आज सुपर स्पेशलिटी या अपन और आगे की बात क्यों रखा गया? क्योंकि हर इसकी कैंसर सर्जरी हर अंग की सर्जरी में और उस अंग के कैंसर में भी अलग टाइप का है, तो कई बार सर्जरी के कॉन्सेप्ट बदलते हैं। जी, आज ब्रेस्ट सर्जरी में ब्रेस्ट बचाने की भी सर्जरी होती है, ब्रेस्ट रिमूव की। तो हमें उसको सारा देख के उससे बात करके सारा तो वो भी जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो सारा उसमें ट्रेंड होना चाहिए, उससे बैठ के सारी चीज़ें करे कि उसके हिसाब से क्या ऑप्शन है। हम कई बार ट्रीटमेंट तो एक बार कर लेते हैं, 2 साल बाद पता लगा पेशेंट तो डिप्रेशन में है। वो उस चीज़ को ही एक्सेप्ट नहीं कर रही कि मेरे साथ ये हो गया। या मेरे साथ पेशेंट ठीक है, बीमारी से ठीक है, लेकिन वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसके साथ ये हो गया अब। तो आगे का भी सोच के सारी चीज़ें, तो जनरल सर्जरी से कराने या नहीं कराने से की बात नहीं है, वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, उसका अनुभव क्या है? जी, हाँ, आजकल सब में सब जगह हर ब्रांचें, सुपर स्पेशलिटी सब है, तो वो आज हम हैं, तो हम सिर्फ़ कैंसर की सर्जरी करते हैं, तो कैंसर के हिसाब से हर अंग की अलग-अलग वो कॉन्सेप्ट ही अलग है। हम पहले दिन से ये एक रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? तो बेटर होता है उनसे कराएँ। हाँ, बहुत से पुराने जनरेशन जिनका ये सालों का अनुभव है, तो रिज़ल्ट भी वो होते हैं। लेकिन हाँ, बेटर होता है कि हम जैसे हार्ट सर्जरी है, तो हार्ट सर्जन से ही कराया जाए। और भी यूरोलॉजी है तो बेटर है, जनरल सर्जरी है तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बेटर रहता है कि हम उस स्पेशलिस्ट से पास से ही ट्रीटमेंट लें ताकि सारी अपनी शंकाएँ भी निराकरण हो और साथ में ट्रीटमेंट भी अपना पूरा तरीके से मिले। आपने अभी एक वर्ड काम में लिया डिप्रेशन। हुँ। मेरे एक दोस्त थे, मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपसे सवाल हुँ, करूँगा। मेरे एक दोस्त के पिताजी को दिखाने गए जयपुर। जनरल दर्द था उनके। उनको डाउट हुआ, उन्होंने उनको कह दिया भई आप तो बायोप्सी करा लो, तो वो अ, महावीर कैंसर हॉस्पिटल चले गए। पिताजी उनके पढ़े लिखे थे, तो बेटे को पूछा कि मेरे को यहाँ क्यों लाया है भाई? तो उसने कहा नहीं, नहीं पिताजी बस यूँ ही। जाँच हुई और 2 दिन में मेरे दोस्त के पिताजी की डेथ हो गई। हुँ। तो पेशेंट तो डिप्रेशन में आता ही आता है, साथ में घरवाले भी आते हैं। उस परिस्थिति में क्या करे आदमी? देखिए कैंसर अपने समाज में या शायद कहीं भी बात करूँ, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, मतलब एक मानसिक आघात होता है, जी, उस परिवार के लिए और सबके लिए। मैं एक ये इसलिए भी कह रहा हूँ और कभी-कभी मरीज़ में या रिश्तेदारों में ऐसी गिल्ट होती है या ऐसा हीन भावना कि ये मुझे क्यों हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं एम्स में ट्रेनिंग के दौरान मेरे पास हम वर्कअप करते थे, पेशेंट की राइट हिस्ट्री एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। मैंने सारा वर्कअप किया, बातचीत चल रही थी, पूरी हिस्ट्री ले रहे थे। लास्ट में जब बातचीत चलते हुए सारा उनका एक बड़ा प्यार का सवाल मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब एक बात पूछूँगा आपसे, मैंने ज़िंदगी भर ईमानदारी से जिए, जी। ये बीमारी मुझे क्यों होगी? अच्छा, और उनको लगा कि मैं यदि ये भ्रष्ट होता ऐसा तो शायद ऐसे ऐसे हाँ, लग रहा है कि ये जैसे मुझे किसी चीज़ की सज़ा मिली हो। हाँ, मैं भ्रष्ट तो हूँ नहीं। मैं भ्रष्ट या उनका ये था कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मुझे ये बीमारी क्यों हो गई, जी, ठीक है? ये सारा सामाजिक और मानसिक आघात होता है और बहुत से गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार ने ये साइको फाइनेंशियल ट्रॉमा भी है।
अरे यार इसके तो ट्रीटमेंट में पता नहीं क्या लगने वाला है। तो कहीं न कहीं उन आघात से भी बाहर आना। अब दोनों चीज़ें हैं, विद प्रैक्टिस या अनुभव से सीखना पड़ता है। जबकि मेडिकल में हम बात करें तो किसी भी मरीज़ को पूरा डिस्क्लोज़ किए बिना उसका ट्रीटमेंट नहीं करना होता, कि भैया आपको ये बीमारी है, इसका ये है। बहुत से लोग नहीं करवाते, बहुत से लोग करवाते हैं। विद ड्यू अब आजकल गाँव में ऐसे आज लोग आते हैं, आके हमें सीधे कि साहब पिताजी को मत बताना आप। अब ये सबसे बड़ा हमारी वो हमारे लिए हो जाता है मुश्किल कि हम अब कैसे इसका इलाज करूँ कि मरीज़ को तो बताना ही नहीं है तेरे को ये बीमारी है, और इलाज भी हो और ये इलाज भी ले, इलाज भी को डिनाई नहीं कर जाए, छोड़ नहीं जाए। बड़ा इसमें बैलेंस करना या एक संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक पता भी रहे उसको, उस वे में नहीं पता, और साथ में उसके मन की सारी शंकाएँ, दुविधाएँ दूर करें, ये हमारे लिए भी चैलेंज हो जाता है फिर। लेकिन हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, फर्स्ट टाइम जैसे आता है, तो प्यार से उससे बातें की मैं जो करता हूँ, 10 मिनट फर्स्ट टाइम न्यू पेशेंट जब भी होता है 10 मिनट पहले बात। न्यू पेशेंट सबसे लास्ट में देखता हूँ इसीलिए कि आप आराम से मेरे से बात करो। फिर उनकी जो शंकाएँ हैं, धीरे-धीरे क्या है, सारा है। उसमें दोनों तरह के, परिवार की अपनी अलग शंकाएँ हैं जी। और उनकी मरीज़ की खुद। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मैंने ऐसी महिलाएँ देखी गाँव के बिल्कुल इलिटरेट, जिसने सीधा डॉक्टर साहब मुझे कैंसर है क्या? अच्छा। फालतू में बच्चे परेशान है, इलाज है ना इसका? मैं कहा हाँ मैडम माताजी इलाज है। तो कर दो ना, फिर क्या है फालतू में बच्चे परेशान हो रहे हैं? यार सीधे कोई बात नहीं, इलाज है ना, तो कोई बात नहीं, कर दो। मैंने ऐसे भी देखे हैं। और वो इलाज जिनको भी करके नहीं ठीक। बताने उनको ये मेरे को 3 दिन से परेशान हूँ कि मेरे को बताया ही नहीं किसी ने। ठीक है मेरा इलाज कर दो, कोई बात नहीं, इलाज है, करा देते हैं, कर दो आप। और वो ठीक होकर के वापस घर हाँ, जाती है। आराम से मेरे पास आ रहे हैं, 10-10 साल, 12-12 साल हो गए। वो इतने उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा है कि मैं बता नहीं सकता, कइयों का। तो ये तो और विल पावर ये कहेंगे। हाँ, तो ये कहीं न कहीं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डर है। तो कई बार बातचीत में ये अंदाज़ लगाना पड़ता है कि ये इंसान या जो मरीज़ है वो उसका सोच का लेवल क्या है, फिर उसको डिस्क्लोज़र भी धीरे-धीरे कई बार स्टेप में भी करते हैं। फर्स्ट टाइम एक जाँच आ जाए, फिर है, बातचीत होती है, फिर ये होता है, उसकी क्वारीज़ दूर धीरे-धीरे करके उसको एक ईज़ी स्टेज में, मतलब आराम वाली स्थिति में आके फिर डिस्क्लोज़ होता है, फिर अच्छा इलाज तो है ना, हाँ, फिर एक्सेप्ट भी कर। तो कभी वो सारा हमारे लिए भी एक चैलेंज होता है, उसकी काउंसलिंग कैसे हो, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो फिर ये मानूँ मैं कि ये डिप्रेशन की जो बात आपने छेड़ी थी, जी। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फैमिली सबके लिए होता है, और ये वेरी फर्स्ट डे से ये जो काउंसलिंग पार्ट है, हम जो बात है मोटिवेट, हर वक़्त आके बात नहीं-नहीं सब है। इसमें एक काम मैं भी करता हूँ, जैसे मेरे पास पुराने मरीज़ आ रहे हैं, कोई 8 साल से ठीक है, तो सडनली जब आके उसकी क्वेरीज़ होती है, तो मैं पहले कहता हूँ आप 1 मिनट रुकिए, वो फलाँ मरीज़ है, आइए बैठिए, उनसे 5 मिनट बाहर बात करिए। उसके बाद सडनली उनकी जो दुविधाएँ हैं, परिवार के कई बार सब जो दुविधाएँ थी दूर होती नहीं, हमने देख लिया। फिर मैं ये दिखाता हूँ, देखो ये एक मरीज़ है, आप सोच रहे हो कि काम कैसे कर पाऊँगा मैं, ऐसे कैसे? ये देखो सेम इलाज है, सेम ये 10 साल से आ रहे हैं। तो ये जो पार्ट है, ये भी हम साथ में लेके चलते हैं, साइकोलॉजिकल भी पार्ट होता है, और इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी हमारी सामाजिक, इसको कैसे समझाऊँ कि है, कि हम जब मिलने जाते हैं ना किसी से, लोग भी बोलते हैं, और हम इसी समाज में बड़े हुए, तो कभी भी हम किसी के पास जाते हैं ना, मैंने कैंसर मरीज़ में तो स्पेशली देखा है, लोग आके बोलते हैं, बोलेंगे कि साहब कोई आके ये नहीं बोलता कि नहीं, नहीं बढ़िया है, तुम्हारा इलाज हो गया, तुम ठीक हो। ऐसा कोई नहीं हाँ, बोलता। ये बोलते हैं कि भाई कैंसर का मरीज़ तो मरीज़ छूटेगा। ये तय है। उसको वो ये वहीं पे ठीक मरीज़ भी 3 साल बाद में भी डिप्रेशन में आ जाता ये है। मान के चलता कोई है ना कि कोई आके कैंसर बोल हो गया जाता तो है, ये जाएगा। जाएगा। और मैं कई बार उनको ये भी बोलता हूँ, आप ये देखो वो 10 साल से बैठा है, आप 3 साल से ठीक बैठे हो, आप क्यों ऐसा मान रहे हो? मस्त रहो, अपने परिवार जब स्वस्थ हैं तो स्वस्थ मानें अपने को। तो क्या इसको मैं ये मान सकता हूँ कि कैंसर की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है? समाज के अंदर जागरूकता किसी भी विषय के बारे में कहें, तो वही भ्रांतियाँ दूर कर सकती है।
तो जो एजुकेशन या स्टडी या जागरूकता या पढ़ाइयाँ जो बात करते हैं, वही बहुत देखा जाए तो बहुत सी सामाजिक समस्याओं का समाधान ही वही है। जैसे ही आदमी एजुकेट होता है, बहुत सी समस्याएँ अपने आप समाज से निकल जाती है, क्योंकि वो समझने लगे। तो ऐसा ही इसके बारे में बहुत से आजकल सोशल साइटें भी है, मोबाइल मीडिया सब है और बहुत से हैं। पर इस मीडिया में बहुत से मिसकंसेप्शन भी मैं चलते उसी रहते हैं। पर आ रहा था। मोबाइल हुँ। मीडिया में तो कई बार देखते हैं तो नहीं होते हुए भी यूँ लगता है कि हाँ, अरे यार बिल्कुल। कैंसर हो गया। हाँ। वो क्या होता है कि उसको देखे नहीं, सबको खुद में मानने लग जाते हैं, यार ये तो वही वाली सिम्पटम मेरे में भी है। जी। जबकि वो चेक कराएँ, आपको डाउट है, जाइए दिखाइए, सब डॉक्टर आस-पास हैं, सब है। आजकल बहुत सी जाँचें हैं, सब तरीके हैं, उससे क्लियर करिए। मन में शंका रख के तो इलाज हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब वैसे तो कैंसर सर्जन होना भी अपने आप का एक चैलेंजिंग जॉब है। आपको करते हुए लंबा समय हो गया, हुँ। तो आपके सामने कोई टफ चैलेंज आया हो जिसका सक्सेस रेशियो पॉजिटिव रहा हो? बिल्कुल, ये शायद ये जो सवाल है, हर एक डॉक्टर या हर एक प्रोफ़ेशन के सामने कभी न कभी ऐसे चैलेंजेज़ आते हैं, जी। जब लगता है कि इसके बाद क्या? इसके आगे क्या? बहुत सी सर्जियाँ ऐसी रही, जो कहीं न कहीं मन में शंका भी थी कि इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये लगता है कुछ अच्छा भी रहेगा। और इस सारी चीज़ों में पेशेंट यानी कि मरीज़ खुद कितना पॉज़िटिवली उसको लेता है, हम उसको ये दोनों तरफ से हैं। उसका के हाथ जैसे मिलता है कि दोनों हाथ मिलाने से तो वो भी कितने तैयार है, हम भी कितने तैयार हैं। तो दोनों तरफ से है। कुछ एक रहे जो एक अनुभव ऐसा जिसके बाद से मैंने शायद जब तक कि कोई मेजर रीज़न नहीं होता ना नहीं करता। एक मेरे पास 84 ईयर के बुजुर्ग हैं, हार्ट आधा काम कर रहा, जी। मुँह का जबाड़े का कैंसर, वेरी फर्स्ट सरकारी में जब थे, तो आए घर में, देखा उसको एक जगह से ओटी टेबल से मना करके एनेस्थेटिक से मना कर दिया कि हम बेहोश नहीं करेंगे। वो मेरे पास आए, मैंने रिपोर्टें देखी, फिर बुजुर्ग को देखा, बाबूजी हरियाणा के थे। तो मैंने कहा बाबूजी अब उनका एक जो कुछ कैसे इंसान बोलते हैं, उनकी क्या कॉन्फिडेंस है, मैं बात करूँ कि डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, आप मेरा ऑपरेशन करो। मुझे टेबल पे मरना मंज़ूर है, पर तड़फ के मरना मंज़ूर नहीं है। अच्छा, ये उस मरीज़ के वाक्य थे। चाहे वो एनेस्थीसिया नहीं दे। वो दे नहीं, वो तो एनेस्थेसिया, आप कहीं कुछ ही साइन करा लो मेरे से। तो बेटा साथ में था, मैंने बेटे की तरफ देखा, तो उसके वर्ड, साहब एम्बुलेंस करा देना, मैं ले जाऊँगा। वो दिन था, मुझे लगा मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं फिर अब वो 2 चीज़ें हैं, जब इतने कॉन्फिडेंस इस ढंग से, तो फिर हमें कैसे करना उसको? देखिए, ये कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। जी। ऐसा भी नहीं है कि कोई आप पर हम एक एक्स्ट्रा उन्होंने भार भी हो जाता है। आ गए तो फिर एनेस्थेटिस्ट से बात की, कार्डियोलॉजिस्ट दिस गए कि जब हार्ट बंद हो जाएगा तो हो जाएगा, आधा ही काम कर रहा है, 84। वो सर्जरी, एनेस्थेटिस्ट सब व्यवस्था हमने हमारी तरफ से की, लेकिन सर्जरी की, उस बुजुर्ग के ओटी टेबल की तरफ आते हुए वर्ड थे, आप जिस भगवान को मान के नाम लेके मेरी सर्जरी करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। वो सर्जरी हुई 5 घंटे की, वो ठीक होके गए और सब बढ़िया रहा। अब जो भी आता है तो मैं यही देखता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। ना जब भी होता है कि जब इसमें भैया नहीं कर सकते, या नहीं तो हम हार्ट भी आधे काम कर रहे हैं, कैसे टॉलरेट कर पाएँगे? खूब सर्जरियाँ की है। और मेजर सर्जरियों में कहूँ तो एक डायफ्राम का केस आज भी मुझे है, वो रेयरेस्ट सर्जरी में से थी, 2014 में किया था। डायफ्राम एक तरफ का जो एब्डोमेन और चेस्ट को बीच में लगा, वहाँ का ट्यूमर था, बहुत रेयर ट्यूमर होता है। पूरी रिब्स को गलाते हुए था, तो 5 रिब्स भी निकली, एक तरफ का डायफ्राम फेफड़े का हिस्सा। जी। फिर उसका हमने मैश से करके बनाना, वो एक चैलेंजिंग था कि किस तरह से आउटकम आएगा। वो स लॉन्गेस्ट सर्जरी मेरी हुई थी, रात को 1 बजे खत्म हुई थी। और सुबह चालू के लिए कितने बजने हुई? सुबह 9 बजे शुरू करते थे। अच्छा। रात को 1 बजे खत्म हुई थी और वो पेशेंट अल्टीमेटली 4 दिन बाद वेंटिलेटर से भी बाहर आ गया, क्योंकि यही होता है ना, साँस कैसे लेगा, चेस्ट और सारा। वेंटिलेटर से भी बाहर आया, फिर ठीक होके गया और उसको इस ढंग से था, वो कीमो भी नहीं लगा पाया, रेडिएशन भी नहीं लगा पाया। 3-4 साल मिलता रहा। अभी एक
ये आज इस बात को 2008 ईयर होने को, अभी एक दिन सडनली फ़ोन आया उसका 3 महीने पहले कि मैं तो ठीक हूँ, कभी आऊँगा बीकानेर दिखाऊँगा। कोई छोटी-मोटी कंप्लेन के लिए मेरे से बात की। अच्छा। तो ये अभी तक वो ठीक है 8 ईयर। ये एक अपने आप में बात करें तो ठीक है, आज उसने सर्जरी कराई, इतनी बड़ी पूरा ऑन टेबल डेथ के भी रिस्क बता के की हमने, और वो ठीक रहा, और अभी भी जैसे बात की बीच में एक बार आके दिखा के भी गया था। परिवार में है, बच्चे काम लग गए, खुद ही बता रहा था सारों के की शादियां कर दी। तो कुल मिला के मेंटली यदि कोई आदमी स्ट्रांग है देखिए ये तो कुछ हाँ, भी संभव है। संभव है, और उसमें ये भी देखा जाता है कि वो कहते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब एक रिस्क तो है लेकिन कहाँ तक। अब कई बार आते हैं कि साहब आप कर दो, लेकिन गर्दन तो अलग नहीं कर सकते। जी। तो कहाँ कितना पार्ट है, कैसे-कैसे कर सकते हैं, उसका वापस कैसे कर सकते हैं। आजकल न्यू तरीके हैं, एडवांसमेंट भी खूब हो गया, प्लास्टिक सर्जरी भी खूब है, रिकंस्ट्रक्ट सर्जरी। तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन भी होते हैं कि हम उसको कर पाएँ। जी। डॉक्टर साहब आप तो ये बताइए कि कैंसर को क्या जड़ से खत्म कर सकते हैं क्या, या ये जड़ से खत्म हो सकता है क्या यदि किसी आदमी को कैंसर हो गया है? देखिए अ, ये जो सवाल है कि जड़ से खत्म हो जाना, हाँ, मतलब जड़ से खत्म एक आम आदमी का सवाल होता है, और वो जड़ इसलिए है कि सबका एक भ्रांतियां कि कैंसर जैसे होता है ना कि जड़ें चली हुई है, तो वो जड़ से खत्म होना उस वो है कि जड़ से सारी उसकी जड़ें या उसकी जो निकली हुई है वो है। हाँ, मेरा तो आम आदमी का सवाल ही है, आप तो यही वही मैं समझो। कह रहा हूँ कि जी। ऐसा जड़ से नहीं होता। जड़ से खत्म करने का मतलब हम ये लेते हैं कि पूर्णतया से उसका इलाज है क्या। जी। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। फर्स्ट स्टेज में तो लगभग हर कैंसर में 90% से ऊपर रिजल्ट है। एक सारों को एक ले लें, कहीं 99 भी है, 95 भी है, अलग-अलग अंग में। सेकंड स्टेज में वही 70-80% के है, थर्ड 50-60% के आसपास है, और फोर्थ स्टेज में भी अब हम कई जगह रिजल्ट ले पा रहे हैं। और जनरली कैंसर में जो रिजल्ट का एक मानी समझते हैं कि बहुत बार एक रहता है, वो होता है 5 ईयर रिजल्ट, कि 5 साल में क्या रिजल्ट है। और जब कैंसर 5 साल में ठीक रहता है या बंदा 5 साल से ऊपर निकल जाता है, उसको एक नॉर्मल आदमी की तरह है, और वो उसको हम साल में एक बार आओ अपना एक रूटीन चेकअप करा लो, जी। ताकि ध्यान रहे। वो उस हिसाब से बुलाते हैं, तो जनरली जो रिजल्ट लेते हैं वो 5 ईयर रिजल्ट लेते हैं, ताकि उसको अब फिर वो नॉर्मल कैटेगरी में डाल देते हैं, भाई अब कुछ और भी हो सकता है, शरीर है। डॉक्टर साहब मेरा अंतिम सवाल, एज ए कैंसर सर्जन आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो बीमारी है, अपने आप में वो कहते हैं ना साइको फाइनेंशियल ट्रॉमा की तरह से, एक मानसिक आघात की तरह। सबसे बड़े तो जो कारण हैं, जो अपन ने इसको बात कहें कि लाइफ़स्टाइल डिजीज़ें हो गई या वातावरण जो कारण है, वो इतने कैंसर डे टू डे लाइफ़ में इतनी चीज़ें जो डब्बाबंद है, उसमें क्या-क्या जा रहा है पता ही नहीं है। जी। तो हमेशा स्वस्थ जो कहते हैं ना अच्छा खाना, एक लेमैन बात करें, जिसमें पता है कि हमें हमारी हेल्दी डाइट है, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें, जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल क्विट रखें, टोबैको प्रोडक्ट से क्विट, एक व्यायाम करना रेगुलर, और अच्छा अपना वर्क करें, और सबसे ज़्यादा मस्त रहें इस ज़िंदगी। ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी को एन्जॉय करें। इस ज़िंदगी ये बहुत बात करें तो नेमत से मिली, हर किसी को नहीं मिली, इसको एन्जॉय करें, और इसलिए नहीं करें कि हमें कुछ हो जाएगा, इसलिए करें कि हमें इसको हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, शरीर हमारा ध्यान रखेगा। जी। तो स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही है। जी। तो डॉक्टर साहब आपने आज हमारे साथ खूब अच्छी-अच्छी जानकारियाँ साझा की। हमारे दर्शकों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। आपका भी बहुत-बहुत आभार कि आपने हमारे साथ इस सोशल लेवल पे भी ये जाएँगे, लोग देखें, और उसको देख के यदि 2 लोगों की 2 मरीज़ों की भी भ्रांतियाँ दूर हो जाती है, तो मैं मेरे लगेगा कि ये प्रोग्राम अपना सफल रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।